Jai Hind everyone. Last some lecture we have discussed about the Indian economical planning. That means the 5-year plan. We already discussed about the planning commission and history of Indian planning commission, like international history and national history. And we also discuss about the first 5-year plan, priority of first 5-year plan, and projects, programs. And also last lecture, we have discussed about the second 5-year plan and third 5-year plan. So some questions for the revisions. Uh, what is the priority of second 5-year plan? Class, what is the priority of second 5-year plan? Anyone? What is the priority of second 5-year plan? I am audible, Rishi? Yes, sir. What is the priority of second 5-year plan? Secondary sector. Yes, this is the to develop basic and heavy industries. This is the priority of second 5-year plan. Correct. And which is the project started under the second 5-year plan? Anyone? Durgapur, Bhilai. Yes, Rourkela. This is the project started under the second 5-year plan. And also we have discussed about the third 5-year plan, economical independence. This is the priority of third 5-year plan. And we have discussed about the projects and programs related third 5-year plan. In this lecture, we have focused and discussed about the fourth 5-year plan. तो हम डिस्कस करते हैं फोर्थ 5-year प्लान से रिलेटेड, जो आता है प्लान हॉलिडे से रिलेटेड। और प्लान हॉलिडे का ड्यूरेशन होता है, हमें पता है, 1966 to 1969. दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ प्लान हॉलिडे, जो आया था आफ्टर थर्ड 5-year प्लान। ब्रेक दिया था बिकॉज हमने डिस्कस किया था, दो वॉर हुए थे, 1962 इंडो चाइना वॉर एंड 1965 इंडो पाक वॉर। तो ये दो वॉर से, और दो हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और पंडित नेहरू जी, इनकी डेथ हुई थी, इसलिए प्लान को ब्रेक दिया था। दिस ब्रेक इज नोन एज प्लान हॉलिडे। प्लान हॉलिडे 1966 to 1969, ये उसका ड्यूरेशन है। नाउ हम डिस्कस करने वाले आज जो है फोर्थ 5-year प्लान, और रिमेनिंग जो प्लान है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो रिमेनिंग जो प्लान है हमारे फोर्थ 5-year प्लान से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्लान है हमारे रिमेनिंग प्लान, बट सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा फोकस जो रहेगा वो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ प्लान तक रहेगा। रिमेनिंग हमें जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रखना है। चलो, तो हम डिस्कस करते हैं अभी इससे रिलेटेड, फोर्थ 5-year प्लान से रिलेटेड, जिसका ड्यूरेशन है 1969 to 1974। ये आया था प्लान हॉलिडे के बाद, ये आया था आफ्टर डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, ये प्लान आया था आफ्टर वॉर इंडो पाक जो हुआ था 1965। ये ध्यान में रखिए, 1969 to 74, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ फोर्थ 5-year प्लान। इसके चेयरमैन थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम हमारे इंदिरा गांधी जी इसके चेयरमैन है। और मॉडल जो यूज हुआ था, इसमें मॉडल यूज हुआ था अशोक रुद्रन का, जो एक मॉडल था वो मॉडल यहाँ पर यूज हुआ था। नेक्स्ट जो है इसकी प्रायोरिटी क्या है, तो प्रायोरिटी हम देखेंगे, इसकी प्रायोरिटी है सेल्फ रिलायंस। दैट्स मीन इसका मोटो था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबन। हमें सफिशिएंस बनना है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट हमें इंक्रीज करना है, इंपोर्ट हमें स्टॉप करना है, और सेल्फ रिलायंस होना है। बिकॉज हम फूड पे बहुत सारे कंट्रीज पे डिपेंड थे, क्रूड ऑयल या ऑयल से रिलेटेड जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह है, इससे भी हम बहुत सारे कंट्री पे डिपेंड थे। इलेक्ट्रिक इस चीज से रिलेटेड भी बहुत सारी टेक्निकल चीजों से भी हम
अदर कंट्री पे डिपेंड थे या स्पेस रिसर्च से रिलेटेड हम अदर कंट्री पे डिपेंड थे, तो सेल्फ रिलायंस हमें सफिशिएंट बनना है, स्वावलंबी बनना है कि हमारी जो फंडामेंटल नीड्स है हम स्वयं उसको कंप्लीट करें, हम सेल्फ उसको कंप्लीट करें। तो ये प्रायोरिटी थी सेल्फ रिलायंस, इसलिए इसको कहा गया है स्वावलंबन हमें बनना है एज अ कंट्री, यहाँ पर दिया है। तो ये 4th 5 ईयर प्लान के एक मेन प्रायोरिटी थी, एक मेन मोटो था कि सेल्फ रिलायंस हमें यहाँ पर बनना है, स्वावलंबन बनना है। ओवरऑल हमारे जितने भी मिनरल्स है, नेचुरल मिनरल्स है, उसे हमें यूटिलाइज करना है, हमें उसे यूज करना है और अदर कंट्री को वहां पर उन पे डिपेंड नहीं होना है। ये हमारी मेन प्रायोरिटी थी, बिकॉज वॉर के बाद हम बहुत सारी चीजें सीख गए थे कि हमें खुद ही बहुत सारी चीजें डेवलप करनी होगी, ये हमें समझ में आया था, इसलिए सेल्फ रिलायंस ये मेन प्रायोरिटी थी। ऑब्जेक्टिव कौन से थे जो सेल्फ रिलायंस बनने के लिए हमें हेल्प करेंगे? तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज ओवरऑल नेशनल इनकम 5.7%। हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज करना है। मैंने नेशनल इनकम के बारे में लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि नेशनल इनकम कैसे वहां पर कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। मैंने उसका फॉर्मूला भी बताया है, अगर आप थोड़े से भूल गए होंगे तो लास्ट लेक्चर जाके वो देख सकते हैं। तो नेशनल इनकम जो होता है टोटल पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो मैंने कहा था पर कैपिटा वो इंक्रीज करना है 5.7%। और उसके साथ साथ सेकंड ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल पॉपुलेशन, सिमिलर यहाँ पर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मैंने बताया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में, उसी को लेकर यहाँ पर और फोकस करने की जरूरत थी पॉपुलेशन कंट्रोल की। बिकॉज फूड इंक्रीज होगा मगर पॉपुलेशन भी कंट्रोलेशन जरूरी है, दैट्स वाई टू कंट्रोल पॉपुलेशन ये ऑब्जेक्टिव इसमें इंपॉर्टेंट माना गया। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव था, लास्ट ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे मगर जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, टू फोकस ऑन रूरल एरियाज। खास करके हम देखते हैं इस पीरियड में, अगर 1969 और 74 का ये जो पीरियड है, इस पीरियड से हम अगर डिस्कशन करेंगे तो रिसेंटली इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी सेकंड 5 ईयर प्लान में। बहुत सारे गांव के लोग शहर में आ रहे थे, बट मोस्ट नियर बाय 80% लोग जो विलेज में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, तो उस रूरल एरियाज पे फोकस करना जरूरी है। उनकी एटलीस्ट जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स है उसे कंप्लीट करने की एक ऑब्जेक्टिव थी यहाँ पर, टू फोकस ऑन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज को फोकस किया गया, उसकी कनेक्टिविटी हो, रोड की कनेक्टिविटी हो, या हमें पता है इस टाइम में 1959 में यहाँ पर पंचायत राज इस्टेब्लिश हुआ था, ग्राम पंचायत इस्टेब्लिश हो रहे थे। तो ये सेल्फ लोकल गवर्नमेंट जो है उससे उसकी हेल्पिंग से रूरल एरियाज पे फोकस किया जाए, ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। रूरल एरियाज के प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, एटलीस्ट क्लीन ड्रिंक वाटर से रिलेटेड हो या कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो या फार्मर के कुछ प्रॉब्लम उनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हो, ये ऑब्जेक्टिव इसमें रखे गए जो रूरल एरियाज पे फोकस किया गया। ये 4th 5 ईयर प्लान है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल एरिया की बात हुई, जो एक अच्छा साइन था डेवलपमेंट की ओर, डेवलपिंग कंट्री की ओर जाने का। तो रूरल एरियाज पे फोकस हुआ, रूरल एरियाज के प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस हुआ, रूरल एरिया के फार्मिंग से रिलेटेड हुआ, रूरल एरिया के हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर फोकस करने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर प्लान हुआ। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे जो सेल्फ रिलायंस को आगे लेके जाने वाले थे। पॉपुलेशन, टू कंट्रोल पॉपुलेशन, to focus on rural areas, and national income increase 5.7%. This is the objective of 4th 5 ईयर प्लान। आफ्टर दैट प्रोग्राम्स कौन कौन से लॉन्च हुए? अभी प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए, मगर आप ये ध्यान में रखिए कि सारे प्रोजेक्ट्स सारे, अगर आप 5 ईयर प्लान की बुक निकालेंगे तो नियर बाय 3000 पेज की एक बुक बनेगी। इतना सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, बट हमें पता है कि जीके का सिलेबस इतना बड़ा है, इसका स्कोप इतना ज्यादा है, तो इम्पोर्टेंट जो है वही आपको दिमाग में रखना है, वही हम आपको मेमोराइज करना है। तो प्रोग्राम्स ऑफ 4th 5 ईयर प्लान,
The most important, in 19 July 1969, 14 banks become a nationalized. ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, शॉर्ट कमीशन के एग्जाम में आया है, सीडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया है नेशनलाइज बैंकिंग से, और बैंकिंग के एग्जाम में तो हमेशा इससे क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंदिरा जी के पीरियड में 1969 में 14 बैंक जो थी वो नेशनलाइज बनी। नेशनलाइज बनी दैट्स मीन्स क्या हुआ, वो बैंक कौन कौन सी थी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। नेशनलाइज किसी बैंक का नेशनलाइज होना दैट्स मीन्स एक सेंट्रल कनेक्टिविटी 14 बैंक्स में आना, इसका मीनिंग होता है। सेंट्रल कनेक्टिविटी क्या होती है, जैसे हम आज की डेट में फोन पे वगैरह ये तो सब बहुत ज्यादा एडवांस है, मगर 1969 या 70 का पीरियड अगर देखेंगे उस टाइम ये बहुत बड़ी बात थी कि कुछ बैंक नेशनलाइज होना। आज हम आरटीजीएस वगैरह करते हैं, कोई बैंक से अगर ऑनलाइन पैसे दूसरे बैंक में शिफ्ट करते हैं तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक के या फोन पे या गूगल पे के थ्रू ये कर सकते थे, बट उस टाइम बैंक का नेशनलाइज होना बहुत जरूरी था, सेंट्रलाइज होना जरूरी था। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट पैसे ट्रांसफर करना हो या बहुत सारी चीजें हो या कहीं और से पैसे निकालना हो, तो ये सुविधा के लिए नेशनलाइज हुई। और नेशनलाइज कंट्रोलिंग इस बैंक पे आरबीआई का जो कंट्रोल है, रिजर्व बैंक हमारी इंडिया की सबसे बड़ी बैंक, उसका कंट्रोलिंग इस 14 बैंक्स के ऊपर आया। तो एक पॉलिसी वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को आसानी हुई। तो ये 14 बैंक्स कौन सी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलाहाबाद नेशनलाइज बनी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक ऑफ पंजाब, सिंडिकेट बैंक, ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और लास्ट है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये अभी बंद हुई है, कहीं कहीं पे चालू। तो ऐसे बहुत सारे बैंक, इसमें कुछ अभी रनिंग में है, कुछ बंद भी हुए हैं। तो ऐसे 14 जो बैंक्स है वो नेशनलाइज हुई। वो लिमिटेड थे पहले, बट आफ्टर 14 जुलाई 1969, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखिए। 14 बैंक्स के नाम भी ध्यान में नहीं रहे तो भी चलेगा, मगर रनिंग नोट्स में रखिए। ये आज ये बहुत सारे बैंक्स आप देखते हैं अलग अलग, ये नेशनलाइज हुई और एक सेंट्रलाइजेशन हुआ इस बैंक का। दैट्स मीन रूल्स जो है सिमिलर रूल्स एक आरबीआई के अंडर इसके रूल्स बनने लगे आफ्टर 1969। तो 14 बैंक्स नेशनलाइज बनी इस प्लान में। ये फर्स्ट प्रोग्राम था इसका और एक अच्छा प्रोग्राम था, इससे डेवलपमेंट हुई इकोनॉमिकल एरिया की और बैंकिंग एरियाज की भी डेवलपमेंट हुई, और ओवरऑल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हर एक चीज बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड होती है। इसलिए बैंकिंग का नेशनलाइज होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस पीरियड में। उसके बाद आता है 1971 पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ 9480, ये पब्लिक लॉ यहाँ पर पब्लिश हुआ। ये पब्लिक लॉ क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं। पब्लिक लॉ किया गया, जैसे कि ऊपर ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस, तो पब्लिक लॉ 480, ये कोई आर्टिकल नहीं है, पब्लिक लॉ है। ये पब्लिश हुआ इंडियन गवर्नमेंट, इंदिरा जी के गवर्नमेंट में इस पीरियड में 1971 में। और इस लॉ के थ्रू कहा गया कि जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से उसे हम स्टॉप कर देंगे। ओके, और वो चीजें इंडिया में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम स्वदेशी कहते हैं, उस तरह की चीजें हम बना सकते हैं क्या, उससे रिलेटेड प्रयास किया गया। और जो भी इंपोर्ट किए गए थे सब फूड से रिलेटेड हो या अदर भी चीजें हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे थे, शुगर इंपोर्ट कर रहे थे या फ्रूट्स इंपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसको स्टॉप करने का एक लॉ यहाँ पर पास हुआ। और ये जो लॉ था वो सेंट्रल पॉलिसी और स्टेट पॉलिसी दोनों जगह पे सिमिलरली यहाँ पर अप्लाइड हुआ, ये ध्यान में रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो ये जनरली स्टेट भी फुलफिल बने, ये इसके पीछे मोटो था। और लास्ट जो था इसका मेन प्रोग्राम 1973 फर्स्ट ऑयल स्टॉक, यहाँ पर इंडिया में फर्स्ट ऑयल स्टॉक यहाँ पर
इस्टेब्लिश हुआ। अभी ऑयल स्टॉक क्या है, तो हर एक चीज पे हम सेल्फ रिलायंस नहीं बन सकते, बट जो भी हम ऑयल इंडिया में हमारा क्रूड ऑयल थे, आपको पता होगा कि इंडिया में दो जगह पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल पाया जाता है। उस टाइम में तो दिग्बोई, आसाम में है ये प्लेस, दिग्बोई में वहां पर क्रूड ऑयल मिलता था उस टाइम में। तो वहां पर फर्स्ट नेचुरल दिग्बोई का एक स्टॉक था। उसके बाद आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो जिस एरिया को कहा जाता है अरेबियन सी में, ये एरिया है जिसको बॉम्बे हाई ऐसे कहा जाता है। वहां पे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के, भारत पेट्रोलियम के भी बहुत सारे अरेबियन सी में फैक्ट्रीज है, और रिलायंस रिलायंस की भी एक प्राइवेट फैक्ट्री है वहां पर। तो ये जो ऑयल, क्रूड ऑयल निकालने की जगह है, वहां से जो ऑयल मिलता है तो उसको हम स्टॉक करेंगे। अभी ऑयल स्टॉक करने से क्या बेनिफिट होगा, इंटरनेशनली अगर कोई ऑयल की चीजें इंक्रीज हो जाती है तो उसका इफेक्ट इंडिया पे ना हो। उसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे, रिसेंटली यहाँ पर यूक्रेन और रशियन वॉर के बीच में बहुत सारे कंट्रीज में ऑयल की, पेट्रोलियम की, डीजल की, केरोसिन की जो प्राइस थी वो हाई हो गई थी, मगर इंडिया में उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज ऑयल स्टॉक जो है उसमें हेल्पिंग हुई। आज भी अगर हम देखते हैं तो नियर बाय 19% यूएसए से हम यहाँ पर यूएसए में यहाँ पर ऑयल मिलता है, क्रूड ऑयल। नियर बाय 5% कनाडा से मिलता है, नियर बाय 13% जो है सऊदी अरब से, और 12% नियर बाय रशियन कंट्री से ये ऑयल स्टॉक, ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, और वहां पर अवेलेबल है। इंडिया में भी ऑयल स्टॉक अवेलेबल है, बट सफिशिएंट नहीं है। आज के डेट में भी हम बहुत सारा इंपोर्ट ही करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ट्राई हुआ 1973, इंपॉर्टेंट डेट है। फर्स्ट ऑयल स्टॉक यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, एक प्लांट इस्टेब्लिश हुआ उससे रिलेटेड। महाराष्ट्र में भी अभी एक प्लांट लगने जा रहा है जो कोकन रिलीजन में है, उससे उसमें बहुत सारा अपोज भी हुआ है, उससे रिलेटेड न्यूज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे। चलो, तो ये था फोर्थ 5 ईयर प्लान। उसका टारगेट था 5.7, जैसे हमने कहा को नेशनल इनकम इंक्रीज करना है। 3.4 उसका अचीवमेंट हुआ। दैट्स मीन बहुत ज्यादा फेल्यूर भी नहीं रहा, बहुत ज्यादा सक्सेस भी नहीं रहा, एक सेटिस्फैक्ट्री ये प्लान रहा। बिकॉज हम 2 वार और 2 प्राइम मिनिस्टर को इनको गवाया था हम इस परेड में। तो इसके बाद एक अच्छा मूव, ये अच्छी पॉलिसी फोर्थ 5 ईयर प्लान में आई, जहां पर बैंकिंग से रिलेटेड, ऑयल स्टॉक से रिलेटेड, सेल्फ रिलायंस से रिलेटेड यहाँ पर ट्राई हुआ। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ नंबर का जो 5 ईयर प्लान है, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, फिफ्थ नंबर का 5 ईयर प्लान का पीरियड है फोर्थ ईयर, दैट्स मीन 1974 टू 1978। जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान को फर्स्ट ब्रेक मिला था, एज लाइक यहाँ पर नेक्स्ट जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान को भी 1 ईयर बिफोर ब्रेक लगा था। वहां पर इंदिरा जी की गवर्नमेंट जाकर जनता गवर्नमेंट आई थी मोरारजी देसाई जी की। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, 1974 टू 1978। इसके चेयरमैन इंदिरा गांधी थे, और इसमें और एक पोस्ट क्रिएट की गई जो प्लानिंग कमिश्नर थे, ऐसी एक पोस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दी। उसके फर्स्ट प्लानिंग कमिश्नर बने दुर्गा प्रसाद धर। अब ये प्लानिंग कमिश्नर क्यों यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट की गई, तो आप देखेंगे इसमें फोर्थ 5 ईयर प्लान में भी हमने एक वॉर लड़ा था 1971 में, जो अगेंस्ट था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहां पर 1971 में बांग्लादेश क्रिएट किया गया। उससे वॉर जब डिस्कस करेंगे तब मैं डिटेलिंग बताऊंगा। मुजफ्फर रहमान या हमारी जो शांति सेना थी, या खान, ये सारी चीजें जो है वो डिस्कशन करेंगे। एक ही ध्यान में रखेंगे, 1971 में भी हमने एक वॉर लड़ा था अगेंस्ट टू पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए। जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ऐसे दो पार्ट बने थे 1947 में। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो
बंगाल का एक पार्ट बांग्लादेश बनाया, वो उसको ईस्ट पाकिस्तान बनाया था, वो 1971 में अलग किया गया। एक अच्छी अचीवमेंट थी, बिकॉज दोनों तरफ से पाकिस्तान या हमारे उस टाइम के एनिमी थे, इस कारण उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो अप्लाइड की थी इंदिरा जी ने। और हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल शॉम मनकेशॉ, इनके पीरियड में 1971 का वॉर हुआ था। चलो फोकस करते हैं 5th 5 ईयर प्लान पे। पीरियड 1974 टू 1978। इसके चेयरमैन इंदिरा जी, प्लानिंग कमिश्नर के बारे में हमने डिस्कस किया। ये जो प्लान था, ये मॉडल यूज किया गया था, जो 4th 5 ईयर प्लान था। उन्होंने जो क्रिएट किया था अशोक रुद्रन और एलन एलन एंड रुद्रन नाम से ये प्लान जाना जाता है। इसको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मॉडल भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखे। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मॉडल माना जाता है 5th 5 ईयर प्लान को। और इसमें जो है प्रायोरिटी दी गई थी रिमूवल ऑफ पावर्टी। ये ध्यान में रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिमूवल ऑफ पावर्टी। दैट्स मीन गरीबी हटाओ का एक नारा इंदिरा जी ने इस पीरियड में दिया था, या इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था। तो रिमूवल पावर्टी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का एक नारा 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था, जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से रिलेटेड था। और इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कशन हुई कि गरीबी को किस तरह हटाया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए गए। आप देखते हैं टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज करना है, फूड से रिलेटेड हो या इंडस्ट्रीज के रिलेटेड हो, सेल्फ रिलायंस को आगे बढ़ाना है तो उससे रिलेटेड हो। तो इंक्रीज प्रोडक्शन करना है, इंक्रीज करना है प्रोडक्शन। ये सारी चीजें यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाई देगी। गरीबी हटाओ के अंडर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। दैट्स मीन्स रोजगार यहाँ पर क्रिएट करना है, रोजगार क्रिएट करना है। रोजगार क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। बेसिक इंडस्ट्रीज जो है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को वहां पर गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर सपोर्ट करेगी, इकोनॉमिकल सपोर्ट करेगी, या लोन्स कुछ बैंक से मिलेगा। ये सारी चीजें इसमें ऑब्जेक्टिव में इंक्रीज है, इस ऑब्जेक्टिव में दी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पर यूथ ले रहा है, इनको रोजगार होना जरूरी है। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव फेम हुआ था रिमूवल पॉवर्टी में। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th 5 ईयर प्लान। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट्स मीन्स एक इफेक्टिव सिस्टम, जो गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स है या गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट्स मीन गवर्नमेंट से बहुत सारी योजनाएं वहां पर दी जाती है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सही तरीके से हो, सही चैनल से हो, इसके लिए प्रयास किया जाता था। ऐसे कहा जाता है, बाद में भी कहा गया इससे रिलेटेड। ये जो 3rd नंबर का, सी नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन गवर्नमेंट में या कोई भी गवर्नमेंट में जो भ्रष्टाचार होता है, तो अगर 100 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, तो जिसको देने उसके पास सिर्फ 10 या 5 रुपीज मिलते हैं। तो ये जो कहा गया है, इसको वहां पर रिमूव करने के लिए इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या एक पारदर्शक ऐसी सिस्टम जो ऊपर से जितने आते हैं वो डायरेक्टली जिसको जाने चाहिए। उसके बाद हमने देखा है बहुत सारी रिमेडीज हुई है इसमें, कि डायरेक्टली फार्मर को जो पैसे जाने वाले तो उनके अकाउंट में अभी जाते हैं, या बहुत सारी चीजें हमें पता है, इसमें भी करप्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट एक ट्राई था कि इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में इस्टेब्लिश की जाए। और टू अचीव इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, यहाँ पर आर्थिक स्थिरता की बात की है, कि हम इकोनॉमिकली यहाँ पर स्टेबल हो जाए। अनस्टेबल रहेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगी। और ओवरऑल एरियाज में, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, या वहां पर थर्ड सेक्टर हो, ये सारे जो सेक्टर है, इस सेक्टर में सिमिलरली हम स्टेबल हो जाए, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। तो प्रायोरिटी ध्यान में रखिए, प्रायोरिटी बहुत बार पूछी गई है। तो रिमूवल पावर्टी, गरीबी हटाओ का नारा इस 5th 5 ईयर प्लान में
दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कहा गया है। इसमें प्रोग्राम्स की अगर बात करेंगे तो इसमें 1975 में 1 जुलाई 1975 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया रिमूव पॉवर्टी के लिए। उसको 20 आर्टिकल प्रोग्राम कहा जाता है, या इसको ड्रीम्स ऑफ इंदिरा जी भी कहा जाता है। ये इंदिरा जी का ड्रीम्स था, 20 आर्टिकल प्रोग्राम जो पावर्टी रिमूव के लिए है। तो पावर्टी किस किस चीज के लिए, जैसे खाने पीने की पावर्टी नहीं होती है, नॉलेज की भी पावर्टी होती है, बहुत सारी चीजें जिसमें पावर्टी होती है, गरीबी होती है, वो दूर करने के लिए 20 आर्टिकल प्रोग्राम्स वहां पर लॉन्च हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल जो नीड्स है उसको कंप्लीट किया जाए, फूड्स को वहां पर कंप्लीट किया जाए, घर दिया जाए या क्लीन वाटर दिया जाए, प्राइमरी बेसिक एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी जो चीजें हैं, ये बेसिक नीड प्रोग्राम 20 आर्टिकल प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1975 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे 20 आर्टिकल प्रोग्राम ये फेमस है। जो इंटरनेशनली हम डिस्कस करेंगे, विड्रो विल्सन का एक 20 आर्टिकल प्रोग्राम आता है जिससे लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1920 में। वैसे ही 20 आर्टिकल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू रिमूव पॉवर्टी, ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद है 1976 में फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी यहाँ पर आई। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आया था, बट 1976 में फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी बनी। पॉलिसी बनी दैट्स मीन्स एक रूल बना। प्रोग्राम ये लॉन्च किया जाता है, उसकी सक्सेस कितनी मिलेगी ये डिपेंड होता है कि वो किस तरह अप्लाइड हुआ और किस तरह वहां पर लोगों ने फॉलो किया। बट पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग से रिलेटेड 1976 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1976 में पॉपुलेशन की पॉलिसी आई, उसका आर्टिकल्स आया कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ प्रॉपर, और उससे रिलेटेड ट्राई किया गया कि पॉपुलेशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद 1977 में और एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसको कहा जाता है FFW, दैट्स मीन्स फूड फॉर वर्क। यहाँ पर फूड फॉर वर्क एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ। फूड फॉर वर्क दैट्स मीन्स बहुत सारे गवर्नमेंट के जो प्लान हैं वो लॉन्च किए गए, और उसके अगेंस्ट अगर किसी गांव में कोई प्रोग्राम, कोई रास्ता बनाना है या कोई चीज बनानी है तो वहां पर लोगों को काम दिया जाता था, और उसके अगेंस्ट में काम के इसमें पैसे न देकर वहां पर कुछ अनाज वगैरह दिया जाता था। ये ध्यान में रखिए, ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ, और उसके कारण दोनों चीजें पॉसिबल करने की कोशिश हुई। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो भी क्रिएट हुई, और रिमूव पॉवर्टी के लिए भी ट्राई हुआ। ये सारी चीजें फूड फॉर वर्क में पॉसिबल करने की ट्राई हुआ या प्रयास हुआ, और इसकी अचीवमेंट रही 4.4। इन शॉर्ट, ये जो 5 ईयर प्लान था वो सक्सेस हुआ, बट और भी सक्सेस हो सकता था। बट 1978 में इंदिरा जी की गवर्नमेंट जाकर वहां पर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, जिसको हम कहते हैं जनता गवर्नमेंट। और जनता गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान को ब्रेक देकर न्यू प्लान लॉन्च किया, उसको कहा जाता है रोलिंग प्लान। उसको कहेंगे रोलिंग प्लान। 1969 टू 1966 टू 1969 इसको हम कहते हैं प्लान हॉलिडे। 1978 टू 1980 जो आफ्टर 5 ईयर प्लान वो आया, उसको हम कहते हैं रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान, इसको मराठी में सरकती योजना भी कहा जाता है। तो रोलिंग प्लान जनता गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। जो जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है उसको ब्रेक कर कर कुछ नया लॉन्च करने की कोशिश थी जनता गवर्नमेंट की। और रूलिंग प्लान, इसको गांधीवादी प्लान भी कहा गया है, मोरारजी देसाई ने वो लॉन्च किया था। और ये प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला, इसका ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन इसका था 1978 टू 1980, 83। बट 80 में फिर से जनता गवर्नमेंट जाती है, वहां पर इंदिरा जी की गवर्नमेंट आती है, उन्होंने रोलिंग प्लान को स्टॉप कर दिया 1980 में। एक मैंने चार्ट दिया था पूरे प्लान और उसके पीरियड में, उसमें आप देख लीजिए। तो ये 2 ही साल चला। इस प्लान में
दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हुई। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था एक 1978 में, और 1979 में सेकंड ऑयल स्टॉक लॉन्च किया गया था इस गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो दो तीन चीजें। और 1979 में ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक योजना यहाँ पर रूलिंग प्लान में लॉन्च की गई थी जनता गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक 2 ईयर में इस गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंट वर्क किया, रूरल डेवलपमेंट में फोकस किया, और सेकंड ऑयल स्टॉक लॉन्च किया गया 1979 में। उसके बाद आता है हमारा 6th 5 ईयर प्लान। शॉर्ट में देखिए, अभी रिमेनिंग जो पार्ट है वो शॉर्ट में ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उस प्लान से रिलेटेड वो डिस्कशन करेंगे। 6th 5 ईयर प्लान, द पीरियड ऑफ 6th 5 ईयर प्लान 1980 to 85। चेयरमैन, there are two chairmans in this plan, 1980 to 83 Indira Gandhi and 1983 to 1985 राजीव गांधी। ये दो है, हमें पता है 83-84 में 83 में इंदिरा जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद आफ्टर इंदिरा जी, राजीव गांधी जी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1983 से लेकर हमें पता है 79 तक वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। उनके बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। तो दो चेयरमैन रहे, प्लानिंग कमिश्नर है इसमें ND तिवारी और अशोक रुद्रन। वही मॉडल यहाँ पर यूज किया गया। प्रायोरिटी दी गई थी इस प्लान की टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, वही प्रायोरिटी थी जो बिफोर 5th 5 ईयर प्लान में थी। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके भी इम्प्रूवमेंट करना है, क्वालिटी लाइफ इम्प्रूवमेंट करना है, ये इसकी मेन प्रायोरिटी रही। इसमें प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, मिनिमम नीड प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए 5th 5 ईयर प्लान में। तो बेसिक नीड कंप्लीट करने का वही 5th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड ही 6 नंबर का प्लान है। बिकॉज इंदिरा जी ने वो सिमिलरली चलाया था, उनकी डेथ होने के बाद राजीव जी ने वो सिमिलरली चलाया। क्वालिटी लाइफ इंप्रूवमेंट करना है, जो लाइफ स्टाइल है उसमें इंप्रूवमेंट होने चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड, लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, और ओवरऑल सारे एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पर फोकस किया गया। 7th नंबर का प्लान लॉन्च हुआ उसके बाद, जो था 85 to 90। ये भी राजीव जी के पीरियड में हुआ है, राजीव गांधी जी के। और इसकी प्रायोरिटी थी इंक्रीज प्रोडक्शन इन ओवरऑल सेक्टर, जो सारे सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, या हेवी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो सेक्टर है हमारा इंडस्ट्री सेक्टर या थर्ड सेक्टर, सारे सेक्टर में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करना है। और ये जो मॉडल है इसको प्रणब मुखर्जी मॉडल से भी जाना जाता है। प्रणब मुखर्जी जो हमारे इंडिया के 13 प्रेसिडेंट भी बने बाद में, उनका मॉडल यहाँ पर यूज हुआ था, वो ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद प्रोग्राम्स, इसमें इम्पोर्टेंस प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आज भी आपको दिखेंगे। 85 to 86 में यहाँ पर इंदिरा आवास योजना, जो पावर्टी के नीचे है, जो गरीब लोग हैं उनको वहां पर घर देने की या सेटलर देने की यहाँ पर एक योजना हुई, इसको इंदिरा आवास। आज भी देखते हैं रूरल एरियाज में हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे घर इस तरह दिखते हैं और उस पे लिखा होता है इंदिरा आवास योजना। ठीक है। उसके बाद 1989 में जवाहरलाल रोजगार योजना, ये आज भी चल रही है। इसके अंडर 89 में ये योजना आई, लोगों को काम देने, जो रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, इसमें लोगों को काम देने की एक योजना है गवर्नमेंट के साइड में। इस पीरियड में व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ है, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन दैट मीन्स मिल्क प्रोडक्शन, जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर बेस पे एक और एक बिजनेस समझो मिल्क से रिलेटेड, वो इम्प्रूवमेंट हुआ और व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ मिल्क में या मिल्क प्रोडक्ट में। हम एक फुलफिल कंट्री इस पीरियड में बन रहे थे। तो मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे हमने ग्रेन रिवॉल्यूशन की बात की, स्वामीनाथन से रिलेटेड, फादर ऑफ
इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन जिनको कहते हैं, उनके पीरियड में हुआ, उस तरह व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ है, रेड रिवॉल्यूशन हुआ है, ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशन इंडिया में हुई है, वो डिस्कशन करेंगे जब रिवॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एक 7 नंबर का प्लान था ये। उसके बाद 8 नंबर का प्लान जो है, इसमें हम देखते हैं कि 8 नंबर का 5 ईयर प्लान 1992 टू 1997, यहाँ पर 8 नंबर का प्लान आया था। और उसके बाद 8 नंबर के प्लान के बाद हम देखते हैं कि इस 8 नंबर के प्लान में ह्यूमन रिसोर्सेज, टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, ये इसका प्लान था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉन्च हुआ था इसको का प्रोग्राम, उसको कहा जाता है LPG, दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओपन मार्केट सिस्टम इसमें लॉन्च हुई थी। 9th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन है 1997 टू 2002। देवी गौड़ा अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड में ये रहा। इसकी प्रायोरिटी थी ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसमें स्वर्ण ग्राम योजना, रोजगार योजना आई थी, या पंतप्रधान ग्राम सड़क योजना आई थी, सर्व शिक्षा अभियान, ये भी इस पीरियड में आया था। उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान आया जो 2002 टू 2007 में आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके पीरियड में आया। रैपिड ग्रोथ एंड फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स इसकी प्रायोरिटी थी। इसमें 2003 में निर्मल ग्राम योजना आई, और 2004 में भारत उदय, ऐसे 2 प्रोग्राम्स आए। उसके बाद 11 नंबर का प्लान आता है, जिसमें ये जो 11th नंबर का प्लान है 2007 टू 2012, इसको सी रंगराजन प्लान भी कहा जाता है। इसमें टोटली और स्पीडली डेवलपमेंट की बात हुई थी। सी रंगराजन 11th 5 नंबर का प्लान जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें सी रंगराजन जिन्होंने ये प्लान प्रिपेयर किया था, 11th नंबर का प्लान इम्पोर्टेंट है, जिसमें टोटली और स्पीडली डेवलपमेंट की बात हुई थी। सी रंगराजन ने ये प्लान प्रिपेयर किया था। और 7th नंबर का जो 5 ईयर प्लान है वो प्रणब मुखर्जी ने प्रिपेयर किया था। ये 2 प्लान ध्यान में रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किसने प्रिपेयर किया था? प्रणब मुखर्जी ने 7th नंबर का प्लान प्रिपेयर किया था, और सी रंगराजन ने 11th नंबर का प्लान प्रिपेयर किया था। बाद में हम हमारे रिजर्व बैंक के ये कमिश्नर भी बने, चेयरमैन भी बने, सी रंगराजन। इनकी साइन भी आप हमारे करेंसी पे देखते हैं कहीं कहीं। तो ये प्लान 11 नंबर का प्लान सी रंगराजन का प्लान था। उसके बाद 12th नंबर प्लान आता है 2012-2017। ये प्लान यहाँ पर आता है, और इसमें इसके चेयरमैन थे मनमोहन सिंह। और इस प्लान में 14 की प्रोग्राम